नमस्ते छात्र। आज हम कक्षा 11 की इकाई 4 का अध्ययन करेंगे। इकाई का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। भारत देश 700-800 साल तक से गुलामी में जूझता रहा। अंतिम अंग्रेज प्रजा से भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह, गांधी जी ऐसे नामी और कई अनामी भी लोग थे कि जिन्होंने अपने जान की भी परवाह किए बिना राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए। ऐसे ही एक वीर और क्रांतिकारी योद्धा चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद की रचयिता श्री सद्गुरु शरण अवस्थी और इस इकाई का साहित्य प्रकार संस्मरण है। श्री सद्गुरु शरण अवस्थी का जन्म सन 1901 ईस्वी सन में हुआ था। वे नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक थे। कानपुर में BNSD कॉलेज के आचार्य भी रहे थे। तुलसी के 4 पल तथा भ्रमित पथिक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सद्गुरु शरण अवस्थी का निधन सन 1973 को हुआ था। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी स्मृतियों के माध्यम से उनकी जीवन, व्यक्तित्व तथा उनकी निडरता पर दृष्टिपात किया। लेखक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कई समय रहे थे। इसी समय लेखक ने चंद्रशेखर के व्यक्तित्व को और उनकी निडरता को भीतर से जाना था। उनके इसी गुण से वे प्रभावित हो रहे थे और हुए थे। इसी कारण जब चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड बाग में अंग्रेज़ों से लड़ते समय अपने को खुद गोली मार दी थी और स्वर्गवासी हो गए थे, देश के लिए शहीद हो गए थे। उनके स्वर्गवासी होने के बाद सद्गुरु शरण अवस्थी ने एक दिन उनकी यादें उनके मस्तिष्क में आ जाती है और वे चंद्रशेखर आज़ाद की व्यक्तित्व के बारे में इस इकाई में हमें बताते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के विशेषणों के बारे में जाने उससे पहले मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद की एक जीवनी, कुछ प्रसंग आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरा नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर का पता जेल खाना। यह उत्तर था 14 साल के उस क्रांतिकारी का जो कभी भी अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आया। सन 1920 की बात है। देश में चारों ओर अंग्रेजों के विरुद्ध जोर शोर से विद्रोह हो रहा था। जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। उसी समय महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से एक क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिया गया, जो आज़ाद था, आज़ाद है और युगों युगों तक आज़ाद रहेगा। जी हाँ, वह निर्भीक क्रांतिकारी कोई और नहीं बल्कि अंग्रेजों को धूल चटा देने वाले भारत के महान सपूत चंद्रशेखर आज़ाद थे। लेकिन यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि कभी गांधीवादी विचारधारा रखने वाले चंद्रशेखर आखिर कैसे क्रांतिकारी बन गए। तो आइए जानते हैं चंद्रशेखर के आज़ाद बनने की कहानी। 1857 के विद्रोह को 49 साल पूरे हो चुके थे। अंग्रेजों के भारतीयों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। इस समय तक मोहनदास करमचंद गांधी भी भारत नहीं आ पाए थे। उसी रोज 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ तहसील के भावरा गांव में पंडित सीताराम तिवारी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर बचपन से ही घर में टिकने वाले नहीं रहे। वह ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ जंगलों में घूमने फिरने में गुजार देते थे। उन्हें कुश्ती
और कसरत के साथ साथ तीरंदाजी का जबरदस्त शौक था। परिवार गरीब था, इसलिए उन्होंने रोजी रोटी के लिए तहसीलदार के यहाँ सेवक की नौकरी भी की और निशाना अचूक था, इसलिए वह भूख मिटाने के लिए जंगलों में शिकार भी कर लिया करते थे। चंद्रशेखर ने तहसीलदार की नौकरी तो कर ली, लेकिन वे खुले विचारों के आजाद पंछी थे। उन्हें किसी की भी गुलामी पसंद नहीं थी। हालांकि उनके ऊपर इस नौकरी को करते रहने का पारिवारिक दबाव जरूर था, लेकिन वह मानने वालों में से कहाँ थे। पिताजी से मनमुटाव हुआ तो नौकरी छोड़कर बनारस की ओर निकल पड़े। बनारस में चंद्रशेखर के फूफा जी पंडित शिव विनायक मिश्र रहते थे। उन्होंने इनका दाखिला संस्कृत पाठशाला में करा दिया, लेकिन विचारों में स्थिरता नहीं थी। मन घुमक्कड़ था, इसलिए न तो वह पढ़ाई को जारी रख पाए और न ही उनका मन इस बात की गवाही दे रहा था। 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग में आज़ादी की मांग कर रहे निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों भारतीय शहीद हो गए। इस कांड से चंद्रशेखर बहुत आहत थे। अब तक महात्मा गांधी भी भारत की आज़ादी के लिए अहिंसक आंदोलन शुरू कर चुके थे। गांधी चाहते थे कि अंग्रेज सरकार पंजाब की शर्मनाक और उत्तेजित करने वाली इस घटना पर खेद प्रकट करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। पूरा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़ देना चाहता था। असहयोग आंदोलन को भरपूर समर्थन मिला। इसकी लहर बनारस में भी चल रही थी। 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ भरे इस गुस्से को निकालने के लिए चंद्रशेखर भी इस आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन को बढ़ता देख अंग्रेज जगह जगह प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने लगे। इन्हीं गिरफ्तार क्रांतिकारियों में से एक थे चंद्रशेखर। अदालत में पेशी के दौरान जब जज ने चंद्रशेखर से उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछा, तो उनका जवाब था, मेरा नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर का पता जेल खाना। जज यह उत्तर सुनकर आग बबूला हो गया और चंद्रशेखर को 15 बेंत मारने की सजा सुना दी। पीठ पर पड़ रहे हर एक बेंत के वार से चंद्रशेखर तिवारी के मुंह से कराह की जगह भारत माता की जय और वंदे मातरम के स्वर निकल रहे थे। यही समय था जब चंद्रशेखर तिवारी दुनिया के लिए चंद्रशेखर आजाद बन गए। जैसे ही वह जेल से रिहा होकर बाहर आए तो बनारस की गलियां आजाद आजाद के नारों से गुंजायमान हो गई। यह पहला और आखिरी मौका था जब चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की गिरफ्त में आए थे। इसके बाद अंग्रेज अपने हाथ मलते ही रह गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद थे और मरते दम तक आजाद ही रहे। अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजों को हिलाया तो, लेकिन देश को आजादी नहीं दिला सका और गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, जिसका चंद्रशेखर आजाद के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ा। फिर क्या, चंद्रशेखर आजाद ने इस आंदोलन में जो हथियार छोड़ दिए थे वह फिर से उठा लिए और निकल पड़े आजाद क्रांतिकारी बनकर देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी दिलाने को। उन दिनों उत्तर भारत में क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था और हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी क्रांतिकारियों का एक बड़ा दल था। पार्टी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी और अंग्रेजों को भी आगाह करना था कि आज़ादी अब अहिंसा से नहीं हिंसा से मिलेगी। फिर क्या, उन आंदोलन से ऊब चुके चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी दल के नेता रामप्रसाद बिस्मिल के साथ 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर सवारी गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। मामले में 40 से अधिक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, तो वह थे चंद्रशेखर आजाद। खैर, लखनऊ की अदालत में 18 महीने तक मुकदमे चले, जिसमें 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहेड़ी को फांसी की सजा सुना दी गई और बाकी को काला पानी कारावास भेज दिया गया। इस घटना के बाद क्रांतिकारियों का संगठन बिखरने लगा। ऐसे में संगठन की सारी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आ गई। चंद्रशेखर भेष बदलने में माहिर थे। वह कभी मैकेनिक तो कभी ड्राइवर तो कभी साधु बनकर अंग्रेजों के चंगुल से बच निकलते थे।
इस बीच आजाद ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लिया। उन दिनों गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप अखबार में एक विलक्षण प्रतिभा का धनी आजाद का दीवाना भी काम किया करता था। एक दिन जब वह अखबार के लिए एक स्टोरी बनाने में व्यस्त था, तभी चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंच गए। वैसे जिस जगह वह क्रांतिकारी खबर बना रहा था, उस जगह पर किसी अनजान को जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जैसे ही खबर बनाने वाले उस क्रांतिकारी की नज़र इस अनजान चेहरे पर पड़ी, तो गुस्से से भरी आवाज से उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी से पूछा, यह कौन है? खबर बनाने में व्यस्त वह कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह थे। जब विद्यार्थी ने भगत सिंह का परिचय कराया, तो दोनों के मकसद एक ही थे, केवल भारत की आज़ादी। इसके बाद चंद्रशेखर और भगत सिंह में दोस्ती हो गई। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसी समय भारत में साइमन कमीशन आया, जिसका भारी विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगे और जुलूस निकाले गए। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। इस मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर दिन दहाड़े पुलिस अफसर सांड्स की गोली मारकर हत्या कर दी। अभी इन क्रांतिकारियों को अपना मकसद पूरे देश को बताना था। एक योजना के तहत 8 अप्रैल 1929 को लाहौर के केंद्रीय असेंबली में जन विरोधी कानून के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका और इस बार वहां से भागने की बजाय अपनी पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों, लक्ष्यों और घोषणाओं के पर्चे फेंककर गिरफ्तारी दे दी। केस चला और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। इससे पहले आजाद ने भगत सिंह को जेल से छुड़ाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। चंद्रशेखर आजाद वहां से भी निकलने में कामयाब हो गए। कुछ दिन बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वह अपने पार्टी के साथियों से मिलने गए थे और किसी ने यह सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी। सूचना मिलते ही अंग्रेज पार्क की ओर दौड़ पड़े और उन्होंने पार्क को चारों ओर से घेर लिया। यह देख आजाद एक पेड़ के पीछे छिप गए और अपनी पिस्तौल से अंग्रेजों पर निशाना लगाने लगे, लेकिन गोलियां कम थी और अंग्रेजों की तादाद ज़्यादा। हालांकि उनकी गोली से कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए थे, लेकिन इधर से भी फायरिंग जारी रही। आखिरकार अंत में उनकी पिस्तौल खाली हो गई। अब उनके पास केवल एक ही गोली बची थी, जिससे वह अपने आप को आज़ाद कर सकते थे। हुआ भी यही। चंद्रशेखर ने अपने आप को गोली मार ली और वह आज़ाद पंछी की तरह वहां से उड़ गए। चंद्रशेखर आज़ाद थे और ताउम्र आज़ाद ही रहे। कि चंद्रशेखर की जो जीवनी हमने सुनी, उसके आधार पर लेखक ने यहाँ कुछ उनको जो स्मृति होती है उसके बारे में बताया। उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है, न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग हो उठी। लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर स्वर्गवासी हो गए हैं, ऐसा कहते हुए भी मुझे एक आघात लगता है। आज न जाने इनकी याद मुझे क्यों आ गई। भूलना एक महान गुण है, वह समय का विस्तार है, स्मृति के बोझ का वह विश्राम है। जो व्यक्ति भूलते रहते हैं वे उनके लिए एक धन्य के बराबर है, और समय के आधार पर भूलना भी पड़ता है और भूलने से फायदे भी होते हैं, और भूलने से हमारी मन को शांति भी मिलती है। यानी यादों के जो बोझ है हमारे मन में भरे पड़े, उसे भी आराम मिलता है। शरीर में लगे हुए खरोंचें, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते और भरते हैं।
हमारे शरीर में कोई घाव या खरोच पहुंचती है तो वे अपने आप रुझ जाती है, परंतु मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाता है। परंतु हमारा मन और हृदय के ऊपर जो चोट लगे हुए हैं और जो आघात हुआ है उसको हमें भुलाना हो तो विस्मृत कर देना चाहिए, यानी याद नहीं करना चाहिए। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। लेखक कहते हैं कि जितना हम शास्त्रों का अनुशीलन करें, आचरण करते रहते हैं और पुस्तकों के स्वाध्याय से कार्य करते रहते हैं, यानी बारंबार किताबें पढ़ते रहते हैं, तो हमारी जो यादें हैं वे तीव्र हो जाती हैं। परंतु विस्मृति का वरदान हमें तभी मिलता है कि जब हम संतों का सत्संग करें और सदैव हमारा जो परिवार है, सदैव हमारी भावनाएं हैं, ऐसी भावनाएं, ऐसी बातों को सदैव हम चिंतन करना छोड़ दें। यानी अनुष्ठान का मतलब होता है किसी भी मंत्र के 1.25 लाख जाप करना। तो मीराबाई, नरसिंह मेहता, संत तुकाराम जैसे लोग थे कि जो सत्संग में रहकर भक्ति के मार्ग पर चले, जिनके कारण उनके जीवन में बने हुए जो अघटित प्रसंग है, अघटित घटनाएं हैं, संसार के मार्ग हैं, वे सभी को वे इसी प्रकार आसान कर सकते थे। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहें और जीवन कोट की खाज हो जाए। यानी किसी व्यक्ति का जब निधन होता है तो हम 1-2 दिन रोते हैं, उसे सदैव याद करते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं, परंतु धीरे धीरे ऐसा कहा गया है कि कुदरती क्रम में 12 या 13 दिनों के बाद ये सारी बातें हम भूलते जाते हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं कि जो अपनी स्मृति को विस्मृत नहीं करते, ऐसे लोग प्रतिदिन हमेशा अपने जो घाव है उसे बढ़ाते रहते हैं। कैसे बढ़ाते रहते हैं? जैसे किसी व्यक्ति को अपने शरीर पर जो कोढ़ होता है, सफ़ेद दाग होते हैं, वे सफ़ेद दाग नित्य बढ़ते ही रहते हैं, वैसे ही उसकी स्मृति के कारण उसके मन का बोझ भी बढ़ता रहता है। क्षण आते हैं और चले जाते हैं, उनके आवर्तन में स्मृतियों की छाप लगती और धुलती चलती है। धुले हुए पाटव के भीतर से भी कुछ आकार झांककर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं। जीवन में ऐसे भी समय आता है कि सुख और दुख प्रत्येक समय एक जैसा नहीं रहता, वे क्षण में चले जाते हैं। और ऐसी ही स्मृतियाँ भी हैं, यानी यादें भी ऐसी हैं कि जो समय के साथ आकर किसी का परिचय भी कराती है और समय सार वे परिचय को धुला भी देती है, यानी नष्ट भी कर देती है। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हो, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखपूर्ण हो। लेखक कहते हैं कि कभी कभी ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि किसी स्वजन की मृत्यु के बाद भी हम उसे याद करके कहते हैं कि काश मेरा पुत्र आज यहाँ होता, मेरे दादाजी यहाँ होते, ऐसी बातें। परंतु कभी कभी ऐसी भी बातें होती हैं कि किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है और हम राज़ी भी होते हैं कि ये व्यक्ति चला गया, चलो अच्छा। जैसे गांव में किसी ऐसा व्यक्ति हो कि जो सदैव लोगों को हैरान करता हो, तो ऐसे भी समय होते हैं कि जो सुखपूर्ण होते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि वे व्यक्ति, वे घटनाएं
वे परिस्थितियाँ धन्य है जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। चंद्रशेखर आज़ाद एक व्यक्ति और उनकी घटनाएं उनके व्यक्ति के रूप में, उनकी जीवन की जो घटनाएं थी और वे जो परिस्थिति में जीवन जी रहे थे, फिर भी वो राष्ट्र के बारे में ही सोच रहे थे। ये ऐसी स्थिति धन्य है और ऐसे इंसान, ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियाँ एक क्षणों का श्रृंगार बन जाती है, समय का श्रृंगार बन जाती है, वो समय को श्रृंगार देती है और इन लोगों की छाप हमेशा लोगों के हृदय में बनी रहती है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। मन में संतत्व और विराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों की जब हम स्मृति करते हैं, याद करते हैं, तो ये याद लंबे समय तक नहीं जाती, यानी हम उसी विस्मृति में नहीं बदल पाते। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे। लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर के साथ मेरी हर रोज़ कितनी बार भेंट हुई थी और लेखक के छोटे भाई के मित्र थे चंद्रशेखर आज़ाद, तो इसके कारण चंद्रशेखर लेखक को भैया के नाम से बुलाते थे। किसी के घर, किसी के सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, जिस हालत में भी वे दिन के किसी क्षण में मुझे मिले, मेरी न जाने उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया। जब भी जहाँ भी मिलते लेखक को चंद्रशेखर, तो उनको अपना अग्रज मानते, यानी बड़े भाई के जैसा मानते। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं, पर उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव नहीं रखा। क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले लोग कि जो सदैव अपने मन में एक ही अपेक्षा को लेकर जीते हैं, एक ही ध्येय को लेकर जीते हैं, ऐसे लोग वचन के बड़े कृपावान होते हैं और वे अपने लक्ष्य के प्रति बड़े तटस्थ होते हैं। फिर भी लेखक को चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी भी कोई बात नहीं कही, उनसे कोई दुराव नहीं रखा, दुरापन नहीं रखा, उन्हें भय बिल्कुल न था। चंद्रशेखर आज़ाद एक निर्भय व्यक्ति भी थे। वे निश्चिंत थे कि वे जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। हमें पता है कि जीवन की अंतिम घड़ियों में चंद्रशेखर अपनी बंदूक में रखी हुई एक गोली खुद अपने सीने में डाल देते हैं। तो ये उनका निश्चित भाव था और उन्होंने पहले से कसम खाई थी कि मैं किसी भी अंग्रेज के हाथों नहीं मरूंगा। कटी से लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था। इसी कारण वे सदैव अपने पास कारतूस की पेटी, जो बेल्ट बांधते हैं वहाँ पर रखते थे, और 2 पिस्तौल रखते थे। जिस किसी के घर हम लोगों ने उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था की, उसे वे हमेशा निश्चिंत रखते थे। ऐसे क्रांतिकारी लोगों को अंग्रेज ढूंढते थे और जहाँ भी ऐसे लोग मिलते थे अंग्रेज़ों को, वे तुरंत उसे गोली मार देते थे। तो तभी ऐसे क्रांतिकारियों को भी हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के अच्छे लोग, जो देश भावना को समझने वाले ऐसे लोग थे कि जो उनको अपने घर में छिपाते थे। उसमें लेखक भी थे। लेखक ने भी चंद्रशेखर आज़ाद को अपने घर में छिपाया था और उनकी रक्षा भी की थी। जैसे ऐसे लोग चंद्रशेखर थे, तो वे भी समझते थे कि मैं इनके घर में छिपा हूँ, यहाँ पर जो अंग्रेज आ जाएंगे और अंग्रेज़ों को ऐसा पता चलेगा कि इसी घर में चंद्रशेखर को छिपाया था,
तो अंग्रेज इन घर वालों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी उन लोगों को निश्चिंत रखते थे और उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्सारता मुझे घंटों समझाया हो। लेखक कहते हैं कि महात्मा गांधी की जो उदारमतवादी थी, जो अहिंसा की नीति थी देश को आज़ाद कराने की, उसके लिए भी उन्होंने मुझे समझाया था और मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुलकर बुराई की होगी। लेखक ने भी उनकी बुराई की थी चंद्रशेखर की, कि आप हिंसा से देश को आज़ाद कराने निकले हो तो ये अच्छा नहीं है। तो फिर भी लेखक और चंद्रशेखर का आदर बढ़ता ही गया, दोनों के प्रेम भाव बढ़ता ही गया। उसका कारण था दोनों अपने विचार में ईमानदार थे, यानी लेखक भी गलत नहीं थे, हिंसा से भी गांधी जी ने आज़ादी दिलाने का कार्य किया था, भले ही देर से आज़ादी मिली। सुभाष भी थे, चंद्रशेखर बोस भी थे, वीर सावरकर भी थे, ऐसे जो हिंसा का माध्यम हिंसा से लड़ना चाहते थे। हिंसा से लड़ने से ही देश को आज़ादी मिलेगी, ऐसा सोचते थे और ये भी एक सही राह है। धर्म भी यही कहता है कि जहाँ हिंसा से देश के लोगों को, जहाँ हिंसा से राष्ट्र का मान बढ़ता है, राष्ट्र की स्थिति सुधर सकती है, तो वहाँ हिंसा भी पुण्य के बराबर है। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रत्यय मात्र था, उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी। लेखक कहते कि मेरे विचार ही थे, मैं मन से बोलता ही रहता था, परंतु चंद्रशेखर जो बोलते थे वे अपने व्यवहार में लाते थे और व्यवहार की उनकी शक्ति के बल पर वे बोलते थे। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। वे जो भी बोलते थे वे करने के लिए वे तुरंत तैयार हो जाते थे। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम ले लिया करते थे और उनकी बात पूरी करने में मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता था। यानी वो ऐसा कार्य करते थे, ऐसा उनका व्यक्तित्व था कि वे जो कुछ भी करते थे, भले ही मैं अहिंसावादी विचारधारा वाला व्यक्ति था, परंतु चंद्रशेखर जो भी कार्य करते थे तो मैं उनसे आकर्षित हो जाता था। क्रांतिकारियों के कई विस्फोट कार्य और मेरे परिचय के अंतकाल में ही हुए, पर उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था। जो भी थोड़ा बहुत वे संकेत कर देते थे, मेरी मुद्रा में उसका अनुमोदन न देखकर प्रसंग टल जाया करता था। क्रांतिकारियों की जो कारनामे थे जो चंद्रशेखर आज़ाद करते थे, उनसे जुड़ी हुई बातें लेखक उनसे पूछते भी थे, कभी नहीं भी पूछते थे, कभी कभी ऐसी बातों को पूछने से वे टाल देते थे। उनका शरीर शक्ति का पुंज था, यानी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति। वे आत्मनिर्भर व्यक्ति थे, वे अपने बल पर देश को आज़ाद कराने के लिए कार्य करते थे। उनकी स्फीत शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह था, यानी उनकी नसों में भी गर्म लहू का प्रवाह दौड़ रहा था। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। वे जो भी करते थे वे एकदम हंसते रहते थे और वे मौन होकर कार्य करते थे। किसी कार्य को करने से कुछ लोग उसी कार्य को दूसरों को बताते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, परंतु चंद्रशेखर जैसे वीर योद्धा, क्रांतिकारी वीर जो सदैव मुखर होकर अपनी जो कारनामे हैं वे अच्छी तरह से करते थे और वे सदैव मौन होकर कार्य करते थे।
न जाने कितने रूपों में मैंने उन्हें देखा होगा। अब लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी पहरवेश के आधार पर भी यहाँ बताया है। चंद्रशेखर आज़ाद कलंकीदार पंजाबी पगड़ी और ढीले सलवार में वे जितने अच्छे लगते थे, खद्दर की कुर्ती और बंगाली धोती में भी वे वैसे हो खिलते थे। साधारणतया वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते थे। मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा है और पूरी पंजाबी परिधान में भी। हर प्रकार के वस्त्र के भीतर वे खिलते थे। कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सदृश कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा। यानी वे कठोर थे और हिंसापूर्ण संदर्भ वाले व्यक्ति थे। वे हिंसा को मानने वाले व्यक्ति थे कि हम लड़कर ही इनसे आज़ादी लेंगे। फिर भी उनका मन मक्खन की तरह कोमल था और ऐसा मन था जो मैंने सदैव उसे पाया था। उनकी वीरता में जो उग्रता थी उसका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था और भारत को स्वतंत्र करने की बलवती आकांक्षा थी। वे वीरता में भी उग्र स्वभाव वाले थे, उग्रता से कार्य करते थे और उनको जो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने उनसे जो हैरानगति हुई थी, उसी कारण वे कई बार हैरान भी हुए। और हमें भी पता है कि उनको अल्फ्रेड बाग में वे छिपे हुए हैं, ऐसी खबर भी हमारे देश के ही लोगों ने दी थी। उसके भी कई नाम सामने हैं और भारत को स्वतंत्र करने की बलवती आकांक्षा भी थी। तुरंत स्वतंत्र कर दूं, ऐसी अपने बल पर वे इच्छा रखते थे कि मैं अपने बल पर मेरे देश को अभी आज़ाद करवा दूंगा। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी, उसका आलंबन विदेशियों के पशुबल की अकड़ थी। अपने देश के जो निरीह प्राणी उनके क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे, उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे। पर उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। जब भी चंद्रशेखर आज़ाद सार्वजनिक कार्य करते थे, सभी लोगों को मिलाकर काम करते थे, सभी लोगों के प्रति जो दृष्टिभाव रखते थे, तो उसमें उनके मन में, उनके जीवन में दया का दूसरा नाम वे कायरता रखते थे। यानी जो कायर ही व्यक्ति ऐसा होता है कि जो किसी के प्रति दया रख सकता है। यानी अंग्रेज़ों से लड़ते समय, अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए, ऐसा उनका एक विचार था। और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। हम जानते हैं कि उसी समय ऐसे भी लोग थे कि जिनको हम क्षमा दे देते थे तो वे देश के होते हुए भी देशद्रोही भरा कार्य करने लगे थे। मेरी जैसे उदात्त वृत्तियाँ की दुहाई देने वाले व्यक्तियों को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार प्रमाणित कर दिया था कि उनकी ही कार्य पद्धति समीचीन है। लेखक को भी उन्होंने प्रमाण दे दिया था कि चंद्रशेखर जो कर रहा है वो सही कार्य कर रहा है और उनकी जो आज़ादी दिलाने के लिए जो पद्धति है वो भी एकदम सही है। ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय न था। उनके पास कुछ समय नहीं था, बस एक ही सोच थी कि मैं मेरे देश को आज़ादी दिलाऊं। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाकविलास समझते थे। यानी ऐसी बातें, ऐसे ईश्वर, धर्म, पाप पुण्य, इसी विवाद में वे उलझना नहीं चाहते।
ऐसी बातों को वे समय का एक दुरुपयोग मानते थे कि ये समय का दुरुपयोग है, ऐसा वे मानते थे और समझते थे। मैं कह नहीं सकता कि उनकी इन विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थी, पर यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, शैथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद, पलायनवाद को अवसर मिले, उसके भी पूर्ण प्रतिकूल थे। वे मानते थे कि ये सभी चिन्ह, ये सभी धर्म के लोगों में जहाँ भी शिथिलता, हिचकता, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद की बातें और पलायनवादी का जब भी उल्लेख हो जिस धर्म में और जिस मजहब में, तो उसको वे पूर्ण प्रतिकूल मानते, अनुकूल नहीं मानते, मतलब अयोग्य मानते थे। हाँ, पर पाप और पुण्य की अनिकार्थी और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे न मानते हो और कदाचित नहीं भी मानते थे, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के भी बड़े पोषक थे। और आज भी यही हमारा जीवन होना चाहिए कि जीवन में पवित्र रहे, समाज के प्रति निर्मल भाव रखे, व्यक्ति के प्रति और हमारे में उज्जवल भाव होना तथा नैतिकता भरा जीवन जीना। अन्य चाहे हो ना हो, परंतु ये ज़रूर हमारे अंदर होना चाहिए। और ये सारी बातें चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन में थी, ऐसा लेखक बताते हैं। कोई यह विश्वास नहीं कर सकता कि हत्याओं को बेधड़क कर डालने वाले हाथ स्पर्श में इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ तब भी उनकी मनुहार मेरे सामने घूम रही है। लेखक जब भी कुछ लिख रहे हैं तभी चंद्रशेखर की इनकी बातें, उनके मन की बातें, उनकी अच्छी बातें उनके सामने आ जाती है। कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी है, यह आज उनके उन्मीलित होने के बाद ज्ञात हो रहा है। लेखक बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कई लोगों के जीवन में छाए हुए हैं। कई लोगों के मन में चंद्रशेखर की छवि एक अच्छे क्रांतिकारी योद्धा की छवि के नाते भर चुकी है। ये आज लेखक के मन में ऐसा महसूस और ज्ञात हो रहा है। राजनीतिक उन्हें सराहे और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर अर्चना करें। लेखक सभी लोगों को, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद की छवि कैसे रखें, लोगों तक कैसे पहुंचाए, उसके लिए बताते हैं। तो जो राजनीतिक क्षेत्र वाले लोग हैं वे हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद को स्वतंत्रता प्राप्ति का एक अग्रदूत माने। अग्रदूत यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने जो भी मेहनत की है वो लोगों को सामने ले जाए और उनकी भी प्रतिमा बनाए, उनकी एक मूर्ति बनाए और उसी मूर्ति का चिंतन करें। इतिहासकार है, वे अपनी पुस्तकों को उनकी प्रशंसा से सजाए। सभी इतिहासकार लोग हैं, वे चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी पुस्तकों में उनका उल्लेख करें और उनकी प्रशंसा भरी बातें लोगों के सामने तक ले जाने का प्रयत्न करें। साहित्यिक उन पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना दें। साहित्य के लोग इस प्रकार काव्य, उपन्यास और कहानियों की रचना करें जिसके कारण वे सदैव अमर बने रहें, उनके विचार हमारे दिलों में जिंदा रहे। संपादक गण उन पर लेख और टिप्पणियाँ लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दें और एकांत में आंसू बहाएं। संपादक गण जो लोग हैं वे समाचार पत्र, अखबार पत्र में कुछ लेख और टिप्पणियाँ लिखें जो लोगों को तक पहुँचे और जिसके कारण उनके विचारों वाली क्रांति लोगों में बनी रहे। परंतु मेरे ऐसे अलग देखने वाले
किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों से कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर कुछ काली सतरें खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हैं। लेखक ये बात अपने आप को बता दे। इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही है। उन्हीं की विस्मृति तक पहुंचने के लिए उन्हीं की स्मृति को आज की पंक्तियां अर्पित हैं। यानी लेखक उनको भूलने से पहले उनको याद करने के लिए